का आगाज़ एक मुख्तसर लेकिन बड़ी ख़बर से करेंगे और इस ख़बर को लेके सोशल मीडिया के ऊपर इंतहाई गलीज़ और संगीन प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। आप नाज़रीन जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ मैंने आप देखने वालों को ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद पेश की और आज का दिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के लिए एक बड़ा दिन है। मैं नाज़रीन बात कर रहा हूँ यौम पाकिस्तान की और हिस्ट्री से आप देखने वाले मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं कि क़याम पाकिस्तान से लेके आज के दिन तक पाकिस्तान के करोड़ों अवाम यौम पाकिस्तान का दिन 23 मार्च का दिन इंतहाई मिली जोश व जज्बे के साथ मनाते हैं। लेकिन इस मरतबा अवाम के लिए बुरी ख़बर ये है कि ईरान इसराइल जंग को लेके जो कशीदगी है और इस कशीदगी की वजह से जो दुनिया की इकॉनमी, जिसमें पाकिस्तान की इकॉनमी भी शामिल है, वो दबाव में आ चुकी है और इस दबाव की वजह से हुकूमतों को मुश्किल फ़ैसला करने पड़ रहे हैं। राहत हुकूमत पाकिस्तान ने भी एक मुश्किल फ़ैसला किया है, गो कि इस मुश्किल फ़ैसले का जो बराह रास्त टारगेट है वो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम नहीं, बल्कि टारगेट निशाना पाकिस्तान की इशराफिया बनी है। और वह मुश्किल फ़ैसला ये है कि हुकूमत की तरफ से जो 55 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा किया गया, डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा किया गया, 2 हफ़्ते गुजर चुके हैं, उसके बाद हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा नहीं किया। कोई कम बेश 70 अरब का जो बोझ है वो हुकूमत ने ख़ुद बर्दाश्त किया है। 70 अरब का बोझ अवाम पर पास ऑन करने के बजाय हुकूमत ने वो पैसा सरकारी ख़जाने से अदा किया है। लेकिन रात हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है, जिसमें हाई ऑक्टेन जो पेट्रोल है, जिसकी कीमत 335 रुपये पर लीटर थी, उसको बढ़ाकर 535 रुपये कर दिया गया है। यानी 200 रुपये पेट्रोलियम लेवी कीमत में हुकूमत ने हाई ऑक्टेन पे बढ़ा दिए हैं। अब हुकूमत के इस फ़ैसले को लेके सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा ये हो रहा है या प्रोपेगेंडा ये चल रहा है कि हुकूमत ने अवाम की जेब पे 200 रुपये लेवी बढ़ा के डाका डाला है। पहले तो इस बात को आप नाजरीन करेक्ट कर लें। जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि हाई ऑक्टेन जो पेट्रोल है वो आम आवाम ना मोटरसाइकिल में, ना अपनी गाड़ियों में, ना अपने व्हीकल्स में इस्तेमाल करते हैं। हाई ऑक्टेन जो पेट्रोल है वो इशराफिया इस्तेमाल करती है। तो इस फैसले का बराह रास्त जो इफ़ेक्ट है वो पब्लिक पे नहीं पड़ेगा। लेकिन इस फैसले ने जो 200 रुपये लेवी पेट्रोलियम मसनूआत पे बढ़ाई गई है, इसने आइंदा आने वाले दिनों में अवाम के लिए ख़तरे की घंटी ज़रूर बजा दी है। इस वक्त ईरान इसराइल जंग को लेके जो कशीदगी और जो इसके मनफी असरात हैं और इसके मनफी असरात की वजह से जो तवानाई का बहरान दुनिया के तमाम ममालिक महसूस कर रहे हैं, अगर हम अवाम ने यानी 24 करोड़ अवाम ने अपने तर्ज़ ज़िंदगी को तब्दील नहीं किया, यानी मैंने अगर ऑफ़िस जाना है तो मैं अकेला अपनी गाड़ी पे ऑफ़िस जाता हूँ, अगर ये रवैया हमने तब्दील ना किया कि अकेले जाने के बजाय 4 साथी साथ लेके दफ्तर जाया जाए, तो फिर हमें भी आइंदा आने वाले दिनों में ऐसे ही मज़ीद हुकूमती मुश्किल फ़ैसलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया का क्या किया जाए, जहाँ पे कहा जा रहा है कि हाई ऑक्टेन पे 200 रुपये बढ़ा के अवाम पे बोझ डाल दिया गया। अवाम पे तो अभी बोझ डलना है, लेकिन उससे पहले हुकूमत अवाम से कह रही है कि अपने तर्ज़ ज़िंदगी को तब्दील करें। अब जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया का क्या किया जाए, अब सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ऐसे फ़िलासफ़र बैठे हैं, ऐसे ऐसे तज़ियाकार, ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर बैठे हैं जो कहते हैं, बल्कि कहते नहीं, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जल्दी से ईरान जंग में कूद पड़े। यानी ईरान की इकॉनमी तो इस जंग की वजह से जो उसका हशर नशर हो रहा है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी उसका भी बेड़ा गर्क हो जाए। और फिर दूसरी जो अहम बात कही जा रही है, मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि एक खातून एंकर एक और एंकर से सवाल पूछती हैं कि अगर आपके पास 3 ऑप्शन हों, आपको मौका मिले, आप ईरान इसराइल जंग को रुकवाएंगे, आप इमरान खान को रिहा करवाएंगे या पाकिस्तान का कर्जा माफ़ कराएंगे।
अब ये जो सवाल करने वाली सोच है और उस पर जो जवाब देने वाली सोच है, यही लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान ईरान जंग में कूद पड़े। अब जब सवाल पूछा गया कि क्या आप जंग को रुकवाएंगे, इमरान खान को रिहा कराएंगे या पाकिस्तान का कर्जा उतरवाएंगे, उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान को रिहा कराऊंगा। और उसका लॉजिक उन्होंने ये पेश किया कि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान रिहा होंगे तो सीज़ फायर भी हो जाएगा और सीज़ फायर के साथ साथ पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। लेकिन हक़ाइक़ क्या बताते हैं, तारीख़ क्या बताती है? क्या इमरान खान पाकिस्तान का कर्जा ख़त्म कराने का नारा लगा कर इक़्तिदार में नहीं आए थे? क्या खान साहब इक़्तिदार में आने के बाद 2 या 3 मरतबा IMF के प्रोग्राम में नहीं गए, जिसको खान साहब मुआशी पैकेज कहा करते थे, मालियाती पैकेज कहा करते थे? क्या खान साहब ने पाकिस्तान का कर्जा उतारा या पाकिस्तान का कर्जा खान साहब के दौर में बढ़ा? खैबर पख्तूनख्वा में 2013 में मैं एक वीडियो देख रहा था, 115 अरब उस सूबे पे कर्जा था, जो बढ़ के 800 अरब से ज़ायद हो चुका है। तो जिस सूबे में 13 साल से 14 साल से बिला शिरकत गैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उस सूबे का कर्जा तो ख़त्म होने के बजाय सैकड़ों अरब का और बढ़ गया। और फिर कहते हैं जी खान साहब रिहा होगा, इकॉनमी बेहतर कर देगा, जंगबंदी भी हो जाएगी। तो क्या खान साहब के दौर में जो जंगें शुरू हुई या इसराइल की तरफ से जो गज़ा के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर बर्बरियत की गई, क्या उस सब का ख़ात्मा हुआ? क्या खान साहब के अकाउंट से, तहरीक इंसाफ के अकाउंट से इसराइली हमले की मज़म्मत की गई? इसराइल की मज़म्मत की गई? क्यों नहीं मज़म्मत की जाती? और फिर इसमें जो एक और चीज़ है कि क्या पाकिस्तान का ईरान जंग में शामिल होना पाकिस्तान के मफाद में है? और अगर पाकिस्तान के मफाद में नहीं है तो फिर ये क्यों पाकिस्तान को ईरान जंग में धकेलना चाहते हैं? और जब खुद आपस में बात कर रहे हैं तो ईरान इसराइल जंग की ये सीज़ फायर नहीं चाहते, जंग बंदी नहीं चाहते, फिर कहते हैं कि हमें खान साहब की सिर्फ रिहाई चाहिए। तो ऐसी सोच के ऊपर क्या कहा जाए? ये सोशल मीडिया जो है, अब जब बात होती है कि इसको रेगुलेट होना चाहिए, तब चीखें निकलती हैं कि ये आज़ादी राय के ऊपर कदगन होगी। भाई जब आप इस तरीके से तबसरे करेंगे जिसका ना सर है ना पैर है, आपका मकसद जो है सिर्फ पाकिस्तान का बट्ठा बिठाना है, पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क करना है, पाकिस्तान के मफाद की बजाय आप पाकिस्तान के नुकसान की बात करते हैं, तो क्या फिर सोशल मीडिया रेगुलेट नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली पाकिस्तान का सोशल मीडिया फिर रेगुलेट होना चाहिए। मैं किसी और तरफ चला गया, वापस आते हैं, इमरान खान साहब की बात करते हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में तो इजाफा कर दिया, हाई ऑक्टेन पे, लेकिन जो ईद उल फितर से पहले मैंने आपके साथ एक खदशे का इजहार किया था कि लगता है ऐसे जो खान साहब को तीसरा इंजेक्शन लगना है, जो खान साहब की आंखों का आर्जा है, ईद की तातीलात में इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करके खान साहब का ये तीसरा इंजेक्शन लगवा दिया जाएगा। तो नाज़िर हुआ एग्जैक्टली वैसे ही है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो चीफ कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के, वो मेडिकल बोर्ड बनाएं। अब कमिश्नर साहब ने 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया, जिसने खान साहब को जाके जेल में एग्जामिन किया और फिर रात गए जहां हाई ऑक्टेन की कीमत में इजाफा हुआ। इसी रात खान साहब को अडियाला से जो 5 रुकनी बोर्ड ने सजेस्ट किया था कि खान साहब को तीसरे इंजेक्शन के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। खान साहब को तीसरा जो इंजेक्शन था, जो उनकी आंखों के आर्जे की तीसरी डोज थी, खान साहब को वो डोज दी गई और पिम्स के डॉक्टर्स ने, मेडिकल बोर्ड ने, जो इंचार्ज हैं सारे प्रोसीजर के, उनकी तरफ से खान साहब के ट्रीटमेंट पे मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया गया और बताया गया उस सलामी में कि खान साहब की रजामंदी के साथ उनको ये इंजेक्शन लगाया गया है। VEG इस इंजेक्शन का नाम है और तमाम जो मेडिकल प्रोटोकॉल थे, उन प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया और खान साहब का ट्रीटमेंट तसल्ली बख्श करार दिया गया और बुशरा बीबी साहब को बता के खान साहब को यहाँ पे शिफ्ट किया गया। अब खान साहब को पहला इंजेक्शन लगा 25 जनवरी को,
दूसरा इंजेक्शन खान साहब को लगा 24 फरवरी को, और तीसरा इंजेक्शन अब खान साहब को लगता है 23 मार्च 2026 को। यानी हर महीने ये 3 इंजेक्शन जो खान साहब को लगने थे प्रोसीजर मुकम्मल करने के लिए, खान साहब का मेडिकल प्रोसीजर का जो काम था उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए, हर महीने एक दिन पीछे हुआ है। और अब ईद की तातीलात के दौरान खान साहब को तीसरा इंजेक्शन लगा के उन्हें दोबारा पिम से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। लेकिन इस प्रोसीजर के मुकम्मल होने के बाद अब खान साहब को किसी चौथे इंजेक्शन की शायद ज़रूरत नहीं होगी। ये 3 इंजेक्शन खान साहब को लग गए, तो अब तक की इतलात के मुताबिक खान साहब का सारा जो प्रोसीजर था, जो मेडिकल ट्रीटमेंट था, वो खान साहब का मुकम्मल हो चुका है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो डॉलर कमाने वाले हैं, वो अपने चंद टकों की खातिर पाकिस्तान के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, उसका एहतसाब कौन करेगा? किसी को तो उसका एहतसाब करना पड़ेगा ना। हमने अपने व्लॉग में ईरान इसराइल कशीदगी की बात की, तो मुख्तसर सी डिटेल इस जंग की भी हमारे पास जो है वो आपके साथ शेयर कर लें। एक तो जो 48 घंटों का डेडलाइन दिया गया सदर ट्रंप की तरफ से कि जो स्टेट ऑफ हुर्मज़ है उसको ओपन खोल किया जाए, अदरवाइज़ 48 घंटों में ईरान के जो एनर्जी की तनसीबात हैं उनको टारगेट किया जाएगा। तो ईरान की तरफ से वाज़ेह तौर पे जवाब दिया गया है कि अगर हमारी तवानाई की तनसीबात के ऊपर अटैक किया गया तो स्टेट ऑफ हुर्मज़ को मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे। और अमेरिका के साबिक वज़ीर दिफा लियोन पेंटा ये बयान दे रहे हैं कि दरअसल अमेरिका ने ईरान इसराइल जंग में शामिल होकर या अमेरिका की तरफ से ईरान पे हमला करके एक मुश्किल में सदर ट्रंप ने अपने आप को डाल लिया है। और अब इस मुश्किल से निकलना, इस जंग से निकलना अमेरिकी सदर के लिए इतना आसान ना होगा। और फिर ईरान इसराइल जंग के दौरान जो ईरान के शहर तेहरान में तवानाई की तनसीबात को, दीगर सरकारी तनसीबात को, मिलिट्री तनसीबात को जो टारगेट किया जा रहा है, उसका जिस तरीके से ईरान की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, अब ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि हमारे जो बैलिस्टिक मिज़ाइल्स हैं, उन्होंने इसराइल का जो दिफाई निज़ाम है उसका तसल्लुत ख़त्म करके रख दिया है। और जो क्लस्टर मिज़ाइल हैं ईरान के, उसको रोकना तो ईरान के दिफाई निज़ाम के लिए नामुमकिन नज़र आ रहा है, बल्कि मुश्किल नज़र आ रहा है। नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि वो जो क्लस्टर बम है उसको जब रोकते हैं, उसमें से जो मज़ीद मिज़ाइल निकलते हैं उसको फिर डिफेंस सिस्टम जो है उस तरीके से इंटरसेप्ट नहीं कर पाता जैसे बाकी मिज़ाइलों को वो रोक लेता है। और अभी जो ईरान की तरफ से ताज़ा हमले किए गए हैं इसराइल के शहरों पे, वहाँ पे तबाही के मनाजर हैं, इमारतें तबाह हाल हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, इंसानी जानों का नुकसान भी हुआ होगा। तो ईरान अपने मुल्क में होने वाले इन हमलों का भरपूर जवाब दे रहा है, बल्कि अपनी कैपेसिटी, अपनी बसात से बढ़ के जवाब दे रहा है। और ईरान की तरफ से दुनिया पे ये वाज़ेह किया गया कि अगर आबनाए हुर्मस में के रास्ते में कोई रुकावटें आई हैं, इन रुकावटों की वजह तेहरान नहीं है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि इन रुकावटों, इस रास्ते की बंदिश की जो वजह है वो वाशिंगटन और तल हबीब है। अब सदर ट्रंप की तरफ से एक दिन ये बयान दिया जाता है कि ये जंग ख़त्म होने वाली है, लेकिन उसके बाद जो डेवलपमेंट्स होती हैं उससे लगता ही है कि ये कशीदगी जो है अभी मज़ीद जो है ये चलेगी। कितने दिन चलेगी, कितने हफ्ते चलेगी, लेकिन जितना अरसा भी ये कशीदगी जारी रहेगी, इसके जो नेगेटिव असरात हैं वो दुनिया की इकॉनमी पे महसूस किए जाते रहेंगे और महसूस किए भी जा रहे हैं।